नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ को लेकर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एडुटेरिया के द्वारा एईडीओ 2.0 लॉन्च की गई है टेस्ट सीरीज, उसी का FLT 13 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज का पेपर है। इसके अलावा एडुटेरिया के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं। घटना चक्र की एक टोह सीरीज की बुक आई थी, जिसमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे। वो पूरी बुक को हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। एडुटेरिया की जो बिहार स्पेशल की बुक है, ऑब्जेक्टिव वाली, यानी वास्तुनिष्ठ जो आई है बिहार स्पेशल, उसे भी हम लोग डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। सुबह 8 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें 15-16 सेट को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जो जनरल स्टडीज़ की FLT 13 21 मार्च को हुई है, उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रहणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से आपसे सही कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है। पहला कथन है चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो ये गलत बात है। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की स्थिति रहती है, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला गलत है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य आ जाएगा बीच में, जी नहीं, चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा जो है वो पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष 5 डिग्री झुकी हुई है। तो तीसरा वाला कथन भी सही है। पूछा जा रहा था कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूर्य ग्रहण, ये हमने देखा कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है ना। ये वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, जिससे क्या होता है कि चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश जो है वो बाधित हो जाता है ना। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? बाधित हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बादलों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से क्या बोला जा रहा है? आपको सही कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला कथन है पक्षाव मेघ आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और ये पूरी तरह से हिमकणों से बने होते हैं। तो पहला कथन जो है वो सही है। पक्षाव मेघ जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई, यानी लगभग आप अगर देखेंगे तो 8000 से 12,000 मीटर पर बनते हैं, ठीक है। और अत्यधिक ऊंचाई और कम तापमान के कारण ये पूरी तरह से हिमकणों से निर्मित होते हैं और रेशम की तरह सफ़ेद दिखते हैं, ठीक है। पहला कथन सही है। दूसरा है कपासी वर्षा मेघ मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी सही है। कपासी वर्षा मेघ भारी, घने और ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले होते हैं, और ये मेघ जो है वो मूसलाधार वर्षा, गर्जन, इसके अलावा बिजली चमकती है इसमें, है ना, बिजली इसमें चमकती है, ओलावृष्टि, ये सब जो है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तीसरा कथन है वर्षा स्तरीय मेघ सूर्य की किरणों के लिए पारभासी होते हैं और इंद्रधनुष बनाते हैं। तो ये गलत है। वर्षा स्तरीय मेघ जो है वो बहुत घने, ठीक है, बहुत घने और गहरे रंग और अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पारभासी जो लिखा हुआ है ये पारभासी नहीं, अपारदर्शी होते हैं, और ये इतने मोटे होते हैं कि सूर्य की किरणें को पूरी तरह रोक देता है। और इंद्रधनुष प्रायः जो है वो कपासी मेघों के साथ वर्षा के बाद बनता है, इसमें नहीं, ठीक है। कपासी वर्षा वाला जो मेघ होता है इसके बाद इंद्रधनुष बनता है। तो पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। तीसरा, धूमकेतु के संदर्भ में आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है और सत्य कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है। पहला कथन है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि सौर पवनें इसे दूर धकेलती है। बिल्कुल सही है ना। ये जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि धूमकेतु की पूंछ जो है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहती है, और इसका कारण है सूर्य से निकलने वाली सौर पवनें और विकिरण, ठीक है, विकिरण दबाव है, जो धूमकेतु के गैस और धूल के कणों को सूर्य से दूर धकेलते हैं। दूसरा कथन है धूमकेतु केवल सौर मंडल के आंतरिक भाग में ही निर्मित होता है। तो धूमकेतु जो है वो सौर मंडल के आंतरिक भाग में निर्मित नहीं होता है। इनका निर्माण जो है वो सौर मंडल के सुदूर ठंडे क्षेत्रों जैसे कि काइपर बेल्ट या ऊट क्लाउड, इन सब में होता है। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो ये गर्म होकर चमकने लगते हैं, ठीक है। दूसरा वाला गलत है। काइपर बेल्ट
अल्पकालिक धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत है। तो काइपर बेल्ट जो नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित है ना, ये काइपर बेल्ट जो है वो नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित है और अल्पकालिक धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत है, जबकि ऊर्ट क्लाउड जो है वो दीर्घकालिक धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत है। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3, है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आइए विचार करते हैं इस पर, कौन सा सही सुमेलित है। तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। मक्कासर जल संधि ये जावा सागर और सेलेब्स सागर को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। टोरिस जल संधि अराफुरा सागर और कोरल सागर को ये जोड़ता है, तो ये भी तीसरा वाला भी सही है। सही सुमेलित पूछा जा रहा था, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो विचार कर लेते हैं। मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। तो क्या ऐसा है, क्या मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है, पूछा क्या जा रहा है। चलिए सही कथन ही पूछा जा रहा है, तो जान लीजिए कि ये कथन गलत है। मणिपुर राज्य की सीमा जो है वो पूर्व में केवल म्यांमार से लगती है ना। ये जो है केवल म्यांमार से लगती है, इसकी सीमा बांग्लादेश से जो यहाँ पर दिया गया लगती है, बांग्लादेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, काफ़ी आसान सा कुछ ये स्टेटमेंट है, सही है ये। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार तीनों देशों से लगती है, तो ये तीसरा वाला भी सही दिया गया है, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आपको 2 और 3 दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, कितनी किलोमीटर, तो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सीमा है। और भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, मिजोरम मत समझ लीजिएगा, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम भी समझिए, मिजोरम भी, ठीक है। एक एम से मेघालय, एक एम से मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कितने राज्य हो गए, 5 राज्य से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। आइए विचार करते हैं, है ना। ज्वार भाटा क्या है, तो वृहद ज्वार केवल पूर्णिमा के दिन आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य भी, पृथ्वी भी और चंद्रमा भी। ज्वार भाटा के बारे में, वृहद ज्वार के बारे में बोला जा रहा है, केवल पूर्णिमा के दिन आता है। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि वृहद ज्वार जो है वो पूर्णिमा ना होकर अमावस्या के दिन आता है, ठीक है। अमावस्या मतलब केवल पूर्णिमा नहीं हो जाएगा, मतलब अमावस्या में भी आता है। और इन दोनों स्थितियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीध में रहती है, एक सीधी रेखा में रहती है, जिससे क्या होता है कि संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लहरें जो है वो सबसे ऊंची उठती है, ठीक है। तो केवल पूर्णिमा दिया गया है, केवल पूर्णिमा नहीं, अमावस्या के समय भी ये होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ये सही है, ठीक है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में 2 गुने से भी अधिक होता है, तो ये तीसरा वाला भी सही है, ठीक है। यद्यपि सूर्य जो है वो चंद्रमा से बहुत शक्तिशाली है, जानते ही हम लोग, लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत अधिक निकट है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो होता है वो सूर्य की तुलना में लगभग 2.17 गुना अधिक होता है, ठीक है। दुगना से भी ज़्यादा है। तो 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एम प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है ना। तो ये पाई जाती है मालाबार तट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, है ना। कोपेन के जो कोड हैं AWAM ये सब आप देखते होंगे। तो एक अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। एक अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय, जहाँ तापमान जो है वो वर्ष भर ऊंचा रहता है ना। और एम जो दिया गया है, एम का अर्थ होता है मानसूनी, ठीक है, मानसूनी। अतः AM का अर्थ हुआ उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है।
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, AM का अर्थ हुआ। ठीक, निम्नलिखित यज्ञों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। जाग्रोस पर्वत ईरान, पोंटिक पर्वत तुर्की और हिजाज पर्वत सऊदी अरब। कहाँ कहाँ पर है ये? तीनों के तीनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। जाग्रोस पर्वत ईरान में है, पोंटिक पर्वत तुर्की में है और हिजाज पर्वत जो है वो सऊदी अरब में है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जाग्रोस पर्वत है, चूंकि ईरान अभी काफ़ी चर्चा में है, थोड़ा सा जान लीजिए, ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ना। और यह जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है और ईरान को इराक के मैदानी इलाकों से अलग करती है ये। ठीक है, जाग्रोस पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरमट्टन पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पहला कथन है कि यह सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली एक ठंडी और नम पवन है। तो ये ठंडी पवन नहीं है, ये गर्म पवन है, गर्म शुष्क होती है ये पवन। ठीक है, और धूल भी इसमें काफ़ी मात्रा में होती है, तो धूल भरी पवन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ठंडी, तो ठंडी गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा है, इसे गिनी तट पर डॉक्टर पवन कहा जाता है क्योंकि यह जो है उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। तो ये दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है ना। और इसे अक्सर सहारा की धूल भरी पवन के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन क्यों सही है, तो दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल सही दिया गया, गिनी तट पर जहाँ अत्यधिक नमी होती है। ठीक है, नमी होती है और नमी और उमस के कारण बीमारियां जैसे कि मलेरिया और अन्य संक्रामक ये सब घुटन वगैरह वहाँ बनी रहती है। तो हरमट्टन के आने से जो है शुष्कता बढ़ जाती है और तापमान में गिरावट महसूस होती है। ठीक है, तो केवल 2 यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है सही कथन, तो केवल 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें ढूंढकर निकालना है। तो यह द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल मूल का है। तो ये पहला नंबर कथन जो है बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग नहीं करता है, बल्कि ये लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों जैसे कि अमीन दीवी और लक्षद्वीपी ये सब के भीतर जो है कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। ठीक है, तो दूसरा वाला कथन जो है गलत है। तीसरा है, पिट्टी द्वीप जहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ कोई मानवीय निवास नहीं है। तो तीसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। पिट्टी द्वीप जो है एक निर्जन द्वीप है। ठीक है, पिट्टी द्वीप जो है वो एक निर्जन द्वीप है जहाँ कोई भी मानवीय बस्ती नहीं है और यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यंत्र और उसका उपयोग क्या है ना। तो पहला है डायलिथोमीटर। तो डायलिथोमीटर क्या करता है, पदार्थ की विमीय परिवर्तन का मापन करता है। ठीक है, 1 का हो जाएगा 2, क्लियर है। दूसरा है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर के बारे में आपने सुना होगा, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का ये यंत्र है। तो बी का हो जाएगा 4, क्लियर। तीसरा है इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर जो है वो विभवांतर को मापने का यंत्र है ना। 4 का हो जाएगा 3 और इलेक्ट्रोस्कोप 1 ही बच रहा है डी। तो डी का हो जाएगा 1, विद्युत आवेशक की उपस्थिति बताने वाला यंत्र, है ना। तो 2, 4, 3 और 1। ठीक है, 2, 4, 3, 1 आपको ऑप्शन में जहाँ दिख रहा है 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर जो है ये सही जवाब है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गति के समीकरण v = u + at को दर्शाता है जहां सभी राशियां शून्य नहीं है और प्रतीकों के अनेक सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा क्या जा रहा है कि v = u + at को दर्शा रहा है जहां सभी राशियां शून्य नहीं है और प्रतीकों के अनेक सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। गति का समीकरण यानी कि v = u + at। ठीक है ना। v = u + at, जहाँ पर v क्या है तो ये वेग है और u जो है वो इनिशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं यानी प्रारंभिक वेग, है ना। प्रारंभिक वेग इसे बोलते हैं a यानी, और a जो है यहाँ एक्सीलरेशन है। ठीक है,
तो यह समीकरण जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यह बताता है कि वेग जो है वो समय के साथ रैखिक रूप से बदलता है जब त्वरण नियत हो। ठीक है, त्वरण जब नियत हो तो वेग जो है वो रैखिक रूप से बदलता है। और चूंकि विकल्प दूरी समय ग्राफ दर्शाता है ना, यहाँ पर दूरी है, यहाँ समय है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, तो हमें दूरी और समय के बीच का संबंध देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यदि एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, तो 3 और 1 के बीच का संबंध द्विघात होगा, है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही कथन है यहाँ पर, द्रव्यमान m की एक वस्तु जो वेग से गतिमान है उसकी गतिज ऊर्जा mv²/2 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए साइंस का टफ क्वेश्चन दिया गया है, अगर इसके मतलब इससे अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो एक एक क्वेश्चन में 8 से 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सही आंसर बता रहा हूँ, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का यहाँ पर अगर आपको सही सूत्र जानना हो, जैसे गतिज ऊर्जा यहाँ दिया गया है, गतिज ऊर्जा का जो है वो सही सूत्र होता है ½ mv²। ठीक है, ½ mv² जो है वो गतिज ऊर्जा का सही सूत्र होता है। और किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल की ओर आती गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, इससे गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर कम करने में मदद मिलती है। संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाए, हाँ, तो ये जो है मतलब संवेग परिवर्तन को जो दर है, जितनी स्पीड में आ रही है, अगर आप इधर से बॉल आ रही है और आप हाथ यहीं रखेंगे तो हाथ पे आपका दबाव ज़्यादा लगेगा, है ना। और गोलकीपर क्या करता है, बॉल को कैच करते हुए थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो स्पीड होती है उसकी, जो मतलब बॉल की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्लियर है। और ये जो है ये क्रिया न्यूटन की जो गति है, सेकेंड नियम है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ का जो है एक बेहतरीन उदाहरण है ये। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ आपने पढ़ा होगा, तो सेकेंड लॉ का ये उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक मिनट, अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि घरों में उपयोग होने वाली बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है। तो इसका गलनांक 3422 होता है। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है बल्बों में प्रयुक्त जो टंगस्टन होता है ना। और उच्च गलनांक जो है वो टंगस्टन का गलनांक सभी शुद्ध धातुओं में सबसे अधिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका उच्च गलनांक होता है ना। ये जो है मतलब टंगस्टन जो है इसे बिना पिघले अत्यधिक तापमान पर चमकने के लिए आदर्श बनाता है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण के लिए एक वस्तु की स्थिति, छवि की स्थिति और छवि के आकार के सही युग्म नहीं है। ठीक है, सही युग्म नहीं है। तो पहला दिया गया है अनंत पर, मतलब वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगी, तो छवि की स्थिति सी पर यानी कि सेंटर पर बनेगा, और छवि का आकार अत्यधिक छोटा। तो ये गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब यानी छवि की स्थिति और उसके आकार का सही मिलान की अगर बात कर ली जाए तो अनंत पर जब होगी तो वस्तु, इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार से अत्यधिक छोटा होता है। ये सही दिया गया है, केवल ये दिया गया है गलत। ठीक है, दूसरा है सी के परे, अगर सी के परे होगा तो एफ और सी के बीच में और छोटा होगा, तो ये भी सही दिया गया है। सी और एफ के बीच अगर होगा तो सी से परे होगा और आवर्धित होगा, एफ पर होगा तो अनंत पर और अत्यधिक बड़ा, तो ये भी सही दिया गया है। पूछा क्या गया था कौन सा सही युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। चलिए, लाइट चैप्टर को काफ़ी डिटेल में करना होगा अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो, है ना। हालांकि अगर आप लोग पढ़ लिए लाइट चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीपीएससी सीएससी में भी लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। आप हर बार का क्वेश्चन देखिएगा तो लाइट वगैरह जो है वो फेमस एरिया है बीपीएससी का, तो इसे ज़रूर तैयार करके जाइएगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो दाहिने हाथ की जो अंगूठे के नियम है ना, अंगूठे की किस दिशा की ओर ये निर्देशित किया जाता है, तो अंगूठे की दिशा को जो है वो धारा की ओर निर्देशित किया जाता है।
ठीक, धारा की ओर निर्देशित किया। यदि आप अपने दाहिने हाथ में एक सीधे धारावाही चालक यानी कि तार की इस प्रकार, तार को जो है वो इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है आपका वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, है ना, तो धारा की ओर। अगला है पृथक्करण विधि और प्रक्रिया दिया गया है, आपको बताना है वर्ण लेखन क्या है। तो पौधे के अर्क से रंग द्रव्य का पृथक्करण, वर्ण लेखन का मतलब यही है, ठीक है। प्रक्रिया मतलब दूसरा है अपकेंद्रन, तो अपकेंद्रन दूध से क्रीम निकाला जाता है। चलिए 2 का सी, ए का 4, बी का 3। आसवन, आसवन आपने पढ़ा होगा। आसवन जो है वो एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करता है। एक पृथककारी कीप, ये पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करता है। तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। इनमें से डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कौन सा नियम सफलतापूर्वक समझाता है? तो यहाँ पर जो है रेडियोधर्मिता का नियम क्या डाल्टन के द्वारा दिया गया था क्या? तो परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, रासायनिक संयोजन के 3 मूलभूत नियम इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें रेडियोधर्मिता का नियम नहीं था, एक कट जाएगा। दूसरा है गुणित अनुपात का नियम, तो गुणित अनुपात का नियम जो है ये दिया गया था। दूसरा है स्थिर संगठन का नियम, तो ये भी दिया गया था। तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये तो दिया ही गया था, है ना। तो 2, 3 और 4 यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो गुणित अनुपात का नियम दिया गया, इसमें यह नियम इसमें बताया गया था जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, है ना, जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो जब ये यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का वह भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से जुड़ता है सरल पूर्णांक अनुपात हो जाता है। और स्थिर संगठन का नियम क्या कहता है? स्थिर संगठन का नियम कहता है कि इसे निश्चित अनुपात या नियम भी इसको बोला जाता है, और यह बताता है कि किसी यौगिक में तत्व जो है, तत्व हमेशा एक निश्चित भार अनुपात में मौजूद होते हैं, है ना। तो इसका 2, 3 और 4 सही जवाब। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो उसका रंग कैसा होता है? तो ना ही अम्लीय मतलब नेचुरल जो लिटमस का रंग होता है वो बैगनी होता है ना, बैगनी होता है। और अम्लीय माध्यम से जब इसको आप गुजारिएगा तो जब इसमें एसिड की उपस्थिति होगी तो इसका रंग बदलकर रेड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये रेड हो जाएगा तो इससे आप बेस का परीक्षण कीजिए, यानी क्षार का परीक्षण कीजिए। क्षार का जब परीक्षण कीजिएगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा, है ना। और उदासीन माध्यम यानी जब विलयन जो है उदासीन, ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, तो लिटमस अपना प्राकृतिक रंग जो कि बैगनी है वो बनाए रखेगा। क्लियर है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह धातु ऑक्साइड जो गर्म करने पर विघटित हो जाती है। धातु ऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है, गर्म करने पर विघटित हो जाती है, तो ये HgO है, ठीक है ना। वह धातु ऑक्साइड जो गर्म करने पर विघटित हो जाती है वो HgO है, मरकरी 2 ऑक्साइड है, ठीक है ना। यह लाल या नारंगी रंग का ठोस होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह आसानी से टूटकर तरल मरकरी, ठीक है, तरल मरकरी और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना रहता है? तो ये 0% रहता है, बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। और जर्मन सिल्वर, इसे निकल सिल्वर भी बोला जाता है, निकल सिल्वर भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वास्तव में तांबा, जास्ता और निकल का एक मिश्रण होता है, इसमें चांदी की मात्रा जो है वो 0% होती है। निम्न में से एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मिश्रण किसका किसका है? तो C4H10 और C3H8, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन जो कि C4H10 यहाँ पर दिया गया है, ब्यूटेन, और C3H8 प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। यह जो है इसका इन जैसी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन जैसे हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है, और यह प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण कच्चे तेल शोधन से यह प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है सूत्र के रूप में पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में नाम देकर कई बार पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोनेरा जगत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है।
तो इसमें चुनना क्या है सही कथन। तो मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं, बिल्कुल सही है ये। मोनेरा जगत के सभी जो हैं प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह इसमें शामिल होते हैं और मुख्य रूप से ये एक कोशिकीय होते हैं, है ना। पहला सही है। दूसरा, अधिकांश मोनेरा परपोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अधिकांश मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होता है ना, लेकिन माइकोप्लाज्मा जैसी कुछ जीवों में कोशिका भित्ति का पूर्ण ये पाया जाता है, मतलब पूर्ण अभाव होता है। ठीक, तो तीसरा कथन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये कथन गलत है। सेल वॉल अधिकांश में होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में होता है। तो इसका जो है 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है और कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं तक सीमित नहीं है, ये जो है कथन गलत है। हालांकि जंतुओं में यह मुख्य रूप से द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन कुछ अपवादों जैसे कि नर मधुमक्खी, है ना, ये सब अगुणित कोशिकाओं में भी देखा जा सकता है। ठीक, तो पहला वाला गलत है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी बोला जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी बोला जाता है, और क्योंकि यह जो है गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, तो केवल 2 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पादप संवहनी उत्तकों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो इसमें सही कथन है जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक हैं जो पौधों में परिवहन प्रणाली बनाते हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जाइलम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। यह जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे के अन्य भागों तक, यानी पौधे से मतलब जड़ से जो है ऊपर की ओर मतलब ले जाता है, ये पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, तो यह पत्तियों में बने भोजन कार्बनिक जो पोषक तत्व जैसे शर्करा वगैरह होता है उनके उसको जो है वो पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। ऊतक के प्रकार और इसके क्या कारण है, या इसके क्या मतलब कार्य हैं और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। उपकला ऊतक, तो उपकला ऊतक जो है वो त्वचा के बाहरी हिस्से को कहते हैं, मतलब त्वचा का बाहरी हिस्सा परत होता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। और इसका उपकला ऊतक जो है वो शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की परतों का निर्माण करता है, जैसे कि त्वचा का जो एपिडर्मिस आप सुनते हैं, है ना, एपिडर्मिस के बारे में आप सुनते हैं, तो ये उपकला ऊतक का उदाहरण है। संयोजी ऊतक रक्त और हड्डी, है ना। तरल संयोजी ऊतक आपको देखते हैं ब्लड को बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक, तो ये जो है रक्त, हड्डियां, उपास्थि और लिगामेंट संयोजी ऊतक के प्रमुख उदाहरण है ना, ब्लड वगैरह, और जो शरीर के अंगों को सहारा देते हैं और जोड़ते हैं। पेशीय ऊतक क्या है, तो एक ही बच रहा है, शरीर के मसल भाग। पेशीय ऊतक शरीर की मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशियों का निर्माण करते हैं और संकुचन और विस्तार के माध्यम से गति संभव हमारे शरीर में हो पाती है। तो इस तरह से आंसर देखेंगे तो 3-2-1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लिम्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। लिम्फ के संबंध में पूछा जा रहा है। तो लिम्फ ऊतकों से वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थों का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही दिया गया है ना। लिम्फ का कार्य क्या होता है, तो लिम्फ लसिका का एक मुख्य कार्य छोटी आंत से अवशोषित वसा और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन को रक्त प्रवाह तक पहुंचाता है ये, और ऊतकों के अतिरिक्त तरल पदार्थ जो होते हैं प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को भी वापस संचार प्रणाली में ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब है। मानव में यदि एक लक्षण केवल वाई, ठीक है, वाई गुणसूत्र है, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं ना, वाई गुणसूत्र से संबंधित जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह लक्षण जो है केवल पुत्रों में वंशागत होगा, है ना। मानव में जो है, मानव की अगर आप बात करें तो लिंग निर्धारण के लिए 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, हमने अभी आपको बताया। लेकिन पुरुषों में
एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। चूंकि वाई गुणसूत्र केवल पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण होंगे, यानी कि ये वाई गुणसूत्र की जो बात की जा रही है वो सीधे पिता से केवल पुत्रों में स्थानांतरित होंगे। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के पास ये वाई गुणसूत्र नहीं होता है। चलिए, कुछ कूट दिए गए हैं। रोग और संचरण का माध्यम और वाहक, ये डिजीज वाला सेक्शन जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना। देखें उन क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, बिल्कुल सही है। कालाजार सैंड फ्लाई, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर और डेंगू एडीज मच्छर। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पर सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आ गया कथन और कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला जाता है। क्या ऐसा बोला जाता है क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो ये मेटकॉफ को बोला जाता है। तो कारण कथन तो गलत है। किसको बोला जाता है? मेटकॉफ को बोला जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ, है ना। दूसरा है, चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 के प्रेस अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर लगे कड़े प्रतिबंधों को हटाया था। तो आर जो है बिल्कुल सही है, 1835 में इसके द्वारा हटाया गया था। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के जाने के बाद जो है कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो 1835 में प्रेस अधिनियम पारित करता है और इस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने जो है 1823 का जो दमनकारी अनुगप्ति नियम जो था उसको रद्द कर दिया और प्रेस को स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना और उसे शुद्ध बनाना था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, बिल्कुल सही है ना। कई बार हम लोग बिहार स्पेशल वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, तो ये गलत है। हालांकि इसके जो अनुयायी थे, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला वगैरह जो थे, ठीक है, ये लोग गांधी जी के मतलब समर्थक थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन इनका ये मानना नहीं था कि केवल अहिंसा से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो तीसरा वाला कथन गलत है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। जैसे सैयद अहमद जो थे वो गांधी जी के से काफ़ी प्रभावित रहते थे, लेकिन उनके इस अहिंसा वाले चीज़ से वो 100% सहमत नहीं रहते थे। उनका ये मानना नहीं था कि अहिंसा के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी और संगठन कौन। चलिए, तो बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा कौन सा चीज़ लिखा गया था? तो मतलब कौन सी संगठन की इनके द्वारा ये की गई थी? तो अनुशीलन समिति, यानी ए का 2। बीडी सावरकर अभिनव भारत 1904 सुने ही होंगे, है ना। तो बी का 1। लाला हरदयाल गदर पार्टी 1913, सी का 3। सचिन नाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। अनुशीलन समिति जो है वो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी मतलब राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए ये शुरू किया गया था, है ना, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। और वीडी सावरकर अभिनव भारत की ये करते हैं, स्थापना करते हैं। और कब करते हैं? तो 1904 में करते हैं। ठीक है, अगला है कि लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना ये करते हैं 1913 में करते हैं। और इस संगठन ने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में विद्रोह की योजना बनाई थी, ये गदर पार्टी। सचिन नाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है HRA भी आपको शॉर्ट में लिखा हुआ कहीं मिल सकता है। इन्होंने जो है वो बंदी जीवन नामक प्रसिद्ध पुस्तिका भी लिखी थी, जिसे क्रांतिकारियों के बाइबल के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड। माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है और इसमें से सही कथन चुनना है। इसने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना के बारे में बोला जाए तो पहला कथन जो है वो सही है। माउंटबेटन योजना ने स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान में मतलब एक तरह से 2 डोमिनियन मतलब अधिराज्यों के निर्माण को स्वीकार किया था। इसमें पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सीमा आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, सीमा आयोग का इसमें गठन भी किया गया था।
दूसरा है इसने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। तो ये जो है माउंटबेटन योजना के संदर्भ में गलत दिया गया है। माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है वो रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया था। योजना के अनुसार रियासतों के पास केवल दो ऑप्शन थे, या तो वे भारत में शामिल हो जाएं या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, केवल एक सही है। 1857 के विद्रोह के कारणों की अगर बात कर ली जाए तो इस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है और कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो 1857 के विद्रोह के कारण की अगर बात कर ली जाए तो डलहौजी की हड़प नीति ने भारतीय शासकों में भारी असंतोष पैदा किया था। तो ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि इसकी जो हड़प नीति आई थी, इसके तहत सतारा, नागपुर, झांसी, है ना, झांसी जैसे रियासतों का जो है वो विलय कर लिया गया था। तो इसलिए जो है इससे भी लोग काफ़ी खफा थे। सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात समान था, ये गलत है। ऐसा क्यों होगा, मतलब ये कोई कारण नहीं था। ठीक है। तीसरा है चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो तीसरा वाला सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तत्कालीन जो है उस समय ये धार्मिक कारण के रूप में इसे जाना जाता है। इनफील्ड राइफल एक लाई गई थी, आपने पढ़ा ही होगा। इनफील्ड राइफल लाई गई थी एक, और इसी के कारण कारतूसों पर बोला जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, ऐसी अफवाह फैला दी गई थी, है ना। गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, और इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सैनिक जो है खफा थे। चलिए कथन कारण फिर से आया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। तो ये सही है। ठीक है, डफरिन थे और लड़खड़ाती हुई एक संस्था के रूप में इसे मतलब बोला था डफरिन ने। दूसरा है वे कांग्रेस के एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संख्या मानते थे कांग्रेस को। तो ये दूसरा वाला भी मतलब सही है, आर भी सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस कथन का कारण ये है, तो इसमें जो है आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय डफरिन थे, है ना। 1885 भी कब, तो 28 दिसंबर, ये ध्यान रख लीजिए। और बॉम्बे में हुई थी, और उस समय जो वायसराय थे ये डफरिन थे। इसका कार्यकाल जो था वो 1884 से 1888 तक था, है ना। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए उसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बोला था, है ना। वो लड़खड़ाती हुई बात नहीं, ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक इसके द्वारा बोला गया था। तो ये सही है, लेकिन इसकी व्याख्या क्या ये कर रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है, इसकी स्थापना के समय डफरिन थे। और अगर आपको जानना हो कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों के लिए एक राजनीतिक मंच तैयार करना था। ठीक है, एक राजनीतिक मंच तैयार करना था, जिसे कि एओ ह्यूम ने सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा था। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में मतलब इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और इसकी स्थापना मतलब केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना जो है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना के पीछे मुख्य प्रेरणा केशव चंद्र सेन का ही था, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था 1875 में, है ना। और इसका जो मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो इसका मुख्य नारा था। दूसरा है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। ठीक है, इनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी थे। और इन्हीं की स्मृति में वेस्ट बंगाल में एक जगह था बेलूर। ठीक है, बेलूर में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो था वो समाज सेवा था।
समाज सेवा, मानवतावाद और वेदांत दर्शन का प्रचार करना था। ये सभी दर्शन वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में अंतर पर विचार कीजिए। अंतर पर, रैयतवाड़ी में समझौता सीधे किसान से होता था, तो ये सही है ना। दूसरा है मतलब रैयतवाड़ी में सीधे रैयत से यानी किसान से समझौता होता था। महालवाड़ी में समझौता पूरे गांव के समुदाय से होता था, तो बिल्कुल सही है, महालवाड़ी में पूरे गांव या समुदाय से होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित थी, क्या ये सही है? गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है मतलब पहले तो ये जानिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये रैयत का अर्थ ही है किसान, ठीक है। और व्यवस्था में सरकार ने किसी जमींदार के बीच में न रखकर सीधे किसान के साथ लगान वसूल करना जरूरी समझा। और थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे। किसके? रैयतवाड़ी के, ठीक है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ठीक है, क्लियर है इतना। और ये जो है रैयतवाड़ी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में फेमस था। ये जो उत्तर भारत दिया गया है ये दक्षिण भारत में फेमस था, मुख्य रूप से कहाँ पर? मद्रास, ठीक है, मद्रास और असम के कुछ हिस्सों में, ठीक है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। 38 का ए नंबर सही है। मार्लेमेंटो सुधार 1909 के बारे में, 1919 वाला तो चेम्सफोर्ड था। मार्लेमेंटो सुधार 1909 के बारे में सत्य कथन का चुनाव करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इसने केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, पहला वाला सही है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी थी, तो ये गलत है, पहला वाला सही है, ठीक है। तो केवल एक जो है सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल की जो है ये बात करता है। और इस अधिनियम के तहत सबसे प्रमुख और विवादास्पद जो इसकी विशेषता थी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी। और इसके तहत केवल मुस्लिम मतदाता जो थे, है ना, मुस्लिम मतदाताओं के मतलब मुस्लिम मतदाताओं को मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनने का अधिकार दिया गया था। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। तो केवल एक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है होम रूल, ये कथन कारण है। होम रूल आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। तो होम रूल आंदोलन जो है क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था? अगर आपको याद आ रहा है तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि होम रूल शुरू कब हुआ था। होम रूल शुरू होता है 1916 में, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध इस समय नहीं चल रहा था, ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो पहला वाला गलत है। तिलक और एनी बेसेंट चाहते थे कि भारत को युद्ध के बदले स्वशासन मिले, तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि तिलक और एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग की मतलब स्थापना करते हैं। और इनके तिलक और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ही इसका प्रचार प्रसार अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। और इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया जाए। तो ए गलत है, ए गलत है और आर सही है। डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था, बिल्कुल सही। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे। इसमें हजारों लोगों ने एक साथ गिरफ्तारी दी थी, ये गलत है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत अगर आपको जाननी हो तो 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि भारतीय जनता जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देगी, ठीक है, नहीं है। क्योंकि इस आंदोलन का स्वरूप जो है वो सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत था। गांधी जी ने जानबूझकर इसे सीमित रखा था ताकि युद्ध के दौरान व्यापक अराजकता न फैले। गांधी जी तेज थे ही। इसमें सत्याग्रही एक एक करके अपनी गिरफ्तारी देते थे, सामूहिक गिरफ्तारी इसमें नहीं देते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाला दिया गया है। इसमें कथन है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और कारण क्या है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था। तो ये सही है। 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है ये 1937 में चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। कुल जो है 11 प्रांतों में से 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और अंततः जो है वो 8 प्रांत ऐसे थे जिसमें अपनी सरकारें कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। यह कांग्रेस की लोकप्रियता का मतलब एक तरह से कहें तो चरमोत्कर्ष था, है ना।
कारण दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, है ना। वास्तव में चुनाव के बाद जो है वो गठबंधन सरकार बनती है। गठबंधन सरकार बनाने को लेकर जो है संयुक्त प्रांत जैसे कि कुछ क्षेत्र थे उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए थे, इस वजह से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है और उपयुक्त में से सही कथन आपको चुनना है। तो कंधार अभिलेख केवल ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण है। तो कंधार है कहाँ पर? ये अफगानिस्तान में है ना, अफगानिस्तान में है ये। और ये अफगानिस्तान से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें केवल ग्रीक भाषा नहीं है ना, ये द्विभाषी है। ये जो है द्विभाषी है और ग्रीक और आरामी दोनों भाषा है। एक आरामी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ग्रीक और आरामी दोनों भाषा यहाँ पर मिलता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था सही कथन, तो केवल 2 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में एक बौद्ध दर्शन में एक वर्ड है प्रतीत्य समुत्पाद। इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसका अर्थ क्या है। तो इसके अर्थ की अगर सही बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी में आपको नाम जो दिख रहा है, मतलब चीज, एक कारण के होने पर दूसरे कार्य की उत्पत्ति, कारण कार्य सिद्धांत आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है? तो प्रतीत्य, ठीक है, प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु से प्राप्त होने पर, ठीक है, किसी वस्तु के प्राप्त होने पर। और समुत्पाद, एक वर्ड आपको दिख रहा है क्या? समुत्पाद। तो समुत्पाद क्या है? ये उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति है ना। उत्पत्ति सरल शब्दों में इसका अर्थ है इसके होने से वह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में पुग का अर्थ क्या है? गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में पुग का अर्थ जो है वो विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह जो विवाद सुलझाता था। ठीक है, विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह जो विवाद सुलझाता था उसे क्या बोला जाता? गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में पुग बोला जाता था, है ना। गुप्त काल की भारतीय इतिहास का मतलब अगर आप देखें तो गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग बोला जाता है ना। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और इसकी सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली जो है इसका प्रमुख कारण है। और गुप्त काल में न्याय केवल राजा तक ही सीमित नहीं था बल्कि विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत कहने का मतलब किसी एक जगह इसका केंद्र नहीं था, है ना। अगला है कथन और कारण। निम्नलिखित में से आपको वही कथन कारण चुनना है। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था क्योंकि कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हुआ था। तो ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कनिष्क के समय में जो है सो चौथी बौद्ध संगति होती है कहाँ पर? तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ? कश्मीर में, है ना। कुंडग्राम कश्मीर में होती है। और कनिष्क जो है न केवल एक महान विजेता था बल्कि बौद्ध धर्म का एक बड़ा संरक्षक भी था। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को जो है वो राज्याश्रय प्रदान किया था। इसी काल में बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। ठीक है, गांधार और मथुरा कला शैलियों के माध्यम से बुद्ध की भव्य प्रतिमाएं भी बनाई गई थी, भव्य मूर्तियां भी बनाई गई थी। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर जाना उचित होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में मुसाफिर मुमालिक का कार्य क्या था? दिल्ली सल्तनत में मुसाफिर मुमालिक का कार्य का था। तो इसका कार्य था राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखना, यानी महालेखाकार, है ना। ये जो है मुसरिफे मुमालिक, ठीक है, इसका कार्य था राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। महालेखाकार का मुख्य रूप से ये कार्य था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज, इसका ये क्या था? तो ये एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। ठीक है, ये जो है सैन्य विभाग था, भर्ती और रसद वगैरह करता था। एक पूछा जाता है बरीदे मुमालिक। ठीक है, बरीद ए मुमालिक, अगर पूछा जाए कि ये बरीदे मुमालिक क्या है तो मुख्य बरीद खुफिया होता था, है ना, मुख्य बरीद खुफिया। चलिए फिर से कथन और कारण है। तो कथन दिया गया है मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो भी जजिया कर लगाया,
मतलब ब्राह्मणों पर भी मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है वो शरीयत के नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहता था और उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर लगाने वाला शासक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो ये मोहम्मद शाह तुगलक नहीं था, बल्कि उसका चचेरा भाई कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज था। ठीक है, जो ब्राह्मणों पर जिसने जजिया कर लगाया था। तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला जो है यहाँ पर सही दिख रहा है, मतलब सही है। तो एक ए गलत है और आर सही है, ए गलत है आर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो दस्तार बंदान जो है वो मध्यकालीन इतिहास में उलेमा को बोला जाता था। ठीक है, उलेमा यानी धार्मिक विद्वान को बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान जो है ये दस्तार बंदान शब्द का प्रयोग जो है उलेमाओं यानी धार्मिक विद्वानों के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया और सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई? तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ये देवराय प्रथम थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देवराय प्रथम जो है किस वंश से थे? ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, संगम वंश के थे। ठीक है, संगम वंश। इसने महसूस किया कि राजधानी विजयनगर में पानी की भारी कमी है। ठीक है, जिसके समाधान के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर कार्य करवाए और तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया, जिससे कि सिंचाई में भी वहाँ के लोगों को अधिक फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया? कौन सा वो अधिनियम था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1909 के अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो भी बोला जाता है ना, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो इसी अधिनियम के तहत जो है पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी सूची में, कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत जो है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुमत थी। ठीक है, इस वजह से ये ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इनके द्वारा ये बात कही गई थी। और इनका मानना था, ये ऑस्टिन का मानना था कि उस समय कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि वह पूरे भारत के विभिन्न वर्गों, समुदायों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छत्री संस्था थी। मतलब एक छत्तर नहीं कहते हैं, एक छत्तर राज्य है, तो ये इनका मानना था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद आपसे पूछा जाए कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त बैठक जो है ये बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है ना, राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और बहुमत का निर्णय जो है वो संयुक्त बैठक में फैसला दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? तो ये 97वां संविधान संशोधन था, 97वां नंबर का ये संविधान संशोधन था। ठीक है, इसमें जो है वो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण जो है संविधान संशोधन जो 97 नंबर का था इसके तहत प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 19(1)(c). 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको निश्चित तौर पर याद रहना चाहिए। वो किसी भी एनसीईआरटी की अगर आप बुक लेंगे तो उसमें जो पहला पेज होता है, यानी पहला जो ये पेज है, इसके बाद वाले पेज में यानी कि सेकेंड पेज में लिखा हुआ रहता है भारत की प्रस्तावना, जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, वो जो चीज़ है पूरा प्रस्तावना आप
ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन जो है कभी कभार अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखिए कि 5 तरह की स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास, ये पांचों आप याद रखिएगा। तो पांचों स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। न्याय के बारे में अगर पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय जो है 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, अगर स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाए तो कुल 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता की अगर आपसे बात की जाए, ठीक है, समानता की अगर आपसे बात की जाए तो कुल 2 तरह की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी? तो प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। कितने तरह की स्वतंत्रता है, कितने तरह की न्याय है और कितने तरह की समानता है। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा सही क्रम होगा? तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तो उस पर बजट पे आम चर्चा होगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद अनुदानों की मांग की जाएगी। 3 1 2, 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बजट की प्रस्तुति जो है वो सबसे पहले वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। आए दिन आप देखते होंगे, आए दिन मतलब जब भी बजट पेश किया जाता है तो बजट को जो है प्रस्तुत किया जाता है और बजट भाषण जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है? तो आम चर्चा होती है, यानी प्रस्तुति के कुछ दिनों के बाद दोनों सदनों में जो है वो बजट पे चर्चा होती है ना। रूपरेखा, नीतियाँ, इन सारी चीज़ों पर सामान्य बहस इसमें होता है। इस चरण में कोई मतदान वगैरह नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अनुदानों की मांग की जाएगी। आम चर्चा और विभागीय समितियों की जांच के बाद जो है केवल लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों की धन की मांग पर जो है वो विस्तार से चर्चा की जाती है। तो 3 1 और 2, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सत्य कथन का चुनाव करना है, यानी सही कथन इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें से सही कथन कौन कौन सा है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय जो है वो अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बिल्कुल सही है ये, है ना। धन विधेयक जो है इसके संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। और धन विधेयक और इस चीज़ का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 110(3) में किया गया। धन विधेयक का उल्लेख केवल पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 110 में किया गया है ना। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे बजट कहते हैं। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, कोई मंत्री होंगे वही इसे पेश कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसे जो है सरकारी विधेयक माना जाता है, जिसे कोई निजी सदस्य पेश नहीं कर सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकते हैं। देखिए, जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो सहमति दे दें या फिर वो सहमति रोक लें। हालांकि वे जो है इसे संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया गया है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो तीसरा वाला कथन भी सही है, 1 2 और 3, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, बजट से संबंधित ये एक अनुच्छेद याद रख लीजिए, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 चरण दिए गए हैं, लेकिन बजट जो है वो कुल 6 चरणों में पारित होता है। आम बजट की प्रस्तुति होती है, वित्त मंत्री का भाषण होता है उसमें, उसके बाद पहला चरण ये है। दूसरा चरण होता है कि आम चर्चा, नीतियों पर सामान्य बहस की जाती है। तीसरी जो होती है यहाँ पर जो दिया गया है, अनुदानों की मांग, यानी विभागीय समितियों द्वारा बारीकी से उसका जाँच किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और इन चीज़ों में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। 3 स्टेज हो गया। चौथे स्टेज में क्या होता है? तो अनुदानों की मांग पर मतदान, केवल लोकसभा में वोटिंग की जाती है इसके आधार पे। फिर 5वां चरण जो होता है वो विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति मांगी जाती है 5वें चरण में। छठा और अंतिम चरण में क्या होता है कि वित्त विधेयक पारित किया जाता है और संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं उसको लागू किया जाता है 6ठे चरण में। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए आपको बता दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है
तो ये जो है एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जो है वो संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। चूंकि इसकी स्थापना जो है वो किसी विशेष कानून के माध्यम से हुई है, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, अच्छा यहाँ संवैधानिक मैंने कर दिया था गलती से। ठीक है, सांविधिक निकाय है ये, एक बाय मिस्टेक ये हुआ, संवैधानिक नहीं होगा, सांविधिक है, क्योंकि कोई भी किसी नियम से जब भी बनता है तो वो सांविधिक निकाय होता है ना। चलिए, तो संवैधानिक और संविधिक में थोड़ा सा हम लोग अंतर भी समझ लेंगे, संवैधानिक क्या है और संविधिक क्या है। तो संवैधानिक निकाय वैसे चीज़ों को बोला जाता है, वैसे निकाय को बोला जाता है जिनका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद में हो। जैसे अभी हमने बताया कि वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, धन विधेयक 110 में है ना। तो इसका अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में विवरण है, तो वो हो जाएगा संवैधानिक निकाय। ठीक है, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सारी चीज़ें हैं। जबकि सांविधिक निकाय की अगर आपसे बात की जाएगी तो सरकार कानून बनाकर संविधिक निकाय को लागू करती है ना। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ये सब जो है सांविधिक निकाय के उदाहरण है। अगला है राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है। तो राज्य विधान परिषद को जो है, इसका उल्लेख सबसे पहले जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 169 में है ना। और संसद इसे समाप्त कर सकता है, और वो भी बिना उस राज्य के अनुमति के। और किस बहुमत से, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तो साधारण बहुमत से इसे समाप्त कर सकता है संसद। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, इसके तहत जो है संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए जो है संबंधित राज्य की विधानसभा को अपनी कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है ना। अगर आप विधान परिषद की स्थापना अपने राज्य में चाहते हैं तब। और विधानसभा से प्रस्ताव मिलने के बाद संसद इसे जो है साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित करता है कि विधान परिषद को समाप्त करना है या उसका गठन करना है। क्लियर है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है आपसे कि नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। नगर पालिका के संबंध में, तो इन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। जो नगर पालिका और पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। एकमात्र यही चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। विधानसभा वगैरह की जो भी चुनाव है वो सारा जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है, ये भी सही है। ये सांविधिक निकाय है, ये सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पर जो है नगर पालिकाओं के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, चूंकि इनका गठन जो है वो संबंधित राज्यों के नगर पालिका अधिनियम यानी नगर पालिका जो एक्ट है ना, एक्ट है, इसी के तहत किया जाता है, इसलिए ये सांविधानिक निकाय कहलाते हैं। ठीक है, ये सही है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज, है ना। लेकिन 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में इन्हें जो है संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा भी से प्राप्त हो चुका है। पहले ये सांविधिक निकाय थे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, ये जो एडुटेरिया के द्वारा बुक में ये सेट तैयार किया गया है, तो इसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों इसमें आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था संविधिक और संवैधानिक निकाय में क्या अंतर है ना। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल, देखिए इस क्वेश्चन पे अगर आपको डिस्कशन करना हो, ठीक है, 60 नंबर, तो मैं चूंकि एडिटोरिया का ये सेट है, उसका एडिटोरिया के द्वारा जो आंसर दिया गया मैं वो बता रहा हूँ। साथ में मैंने आपको संविधिक और संवैधानिक में अंतर बता दिया, और ये भी था संवैधानिक निकाय किसे बोला जाता है जिसका अनुच्छेदों में उल्लेख हो, तो इसका उल्लेख है। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका आंसर क्या लगाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे एडिटोरिया के द्वारा 1, 2 और 3 दिया गया इसका आंसर। क्लियर है। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है ये राष्ट्रीय आय गणना के समय शामिल किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, तो वृद्धावस्था पेंशन को शामिल नहीं किया जाता। कंपनियों का लाभ शामिल होता है। स्वरोजगारियों की मिश्रित आय शामिल होता है। तो ये जो है हस्तांतरण भुगतान जैसे कि वृद्धावस्था को जो पेंशन दिया जाता है ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा इसको। हस्तांतरण भुगतान, जैसे कि इसमें वृद्धा पेंशन आते हैं। इसके अलावा ये जो हस्तांतरण भुगतान आपको दिख रहा है, इसमें छात्रवृत्ति भी आता है, ठीक है। स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है वो भी इस मद में आते हैं, तो इसकी भी गिनती जो है वो राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी, ठीक है। या फिर जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है, इसकी भी काउंटिंग इसमें नहीं होती। इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो है इन सारी चीज़ों के बदले में जो छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है या वृद्धावस्था का जो पेंशन है, इन सारी चीज़ों के बदले में अर्थव्यवस्था में किसी भी नई वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है ना। तो इसलिए इसकी जो गिनती है हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा यानी 2 से जो 4% है, मतलब 2 और +-2 है, यानी कि माफ़ कीजिएगा 4 +-2 है, ठीक है। 2 कैसे होगा, 4 +-2, यानी कि 4 से -2 करेंगे तो 2 भी जा सकता है, और 4 से +2 करेंगे तो 6 भी जा सकता है, वही दिया गया है। 2 से 6% से ऊपर चली जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः क्या कदम उठाएगी, है ना। तो जब भी जो है ये 2 से 4% जो रखा गया, इससे ऊपर अगर चली जाएगी तो जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो रेपो रेट है इसमें वृद्धि कर दी जाएगी, है ना, इसमें वृद्धि कर दी जाएगी। ये कदम जो है बैंकों के लिए उधार लेना महंगा बना देता है। रेपो रेट में अगर आप वृद्धि कर देंगे तो बैंक जो है वो उधार लेना उनके लिए और महंगा हो जाएगा, जिससे कि बाजार में जो धन की आपूर्ति होगी वो कम होगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई को मदद मिलेगी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आप बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। ये समझ गए, रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होगा, बैंक जो है वो लोन कम ले पाएंगे, जिससे कि बाजार में जो रुपया एकदम बह रहा होगा उस पर नियंत्रण करने का मौका मिलेगा। आपको अचानक से 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, है ना, तो 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। आपको ज़रूरत थी घर में एक टीवी की, मतलब एक टीवी की, टेलीविज़न, है ना। तो अगर 10 लाख रुपए आपको ऐसे ही मिल जाएगा तो आप एक टीवी लगाएंगे क्या? आप चाहेंगे कि हम खाते वक्त डाइनिंग हॉल में भी टीवी देखें, बेडरूम में भी टीवी देखें, मन हो तो आप बाथरूम में भी लगवा लीजिएगा, कि ऐसे क्या मतलब एक न्यूज़ व्यूज़ देखते रहेंगे। तो यही है, अगर ये प्रवाह जो है रुपये के प्रवाह को रोक लिया जाएगा तो अब होगा क्या कि महंगाई इससे जो है मतलब कंट्रोल हो जाएगी, है ना। चलिए बाकी इससे डिटेल समझने के लिए पूरा इकोनॉमिक्स का एक तरह से मतलब समझिए कि क्या उसे बोले, लिक्विडिटी वगैरह सारा चीज़, वित्तीय समावेशन सारा चीज़ जो है डिस्कस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है और इसमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु की कीमत, मांग यानी डिमांड, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, डिमांड, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत वृद्धि होती है तो आमतौर पर कैसे बढ़ेगी? अगर वृद्धि हो जाएगी, कोई एसी आपको मिल रहा था अभी तक 30,000 में, ठीक है, और उसकी कीमत अगर 40 हो जाएगी अचानक से, तो इसकी मांग बढ़ेगी कि घटेगी? इसकी मांग जाहिर सी बात है वृद्धि नहीं होगी बल्कि ये घट जाएगी, तो पहला कथन गलत है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है ऊपर से नीचे की ओर, ये सही है, ठीक है, ये सही दिया गया है। मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। तीसरा है, स्थानापन्न वस्तुओं के मामले में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग घटती है, ये भी गलत है। स्थानापन्न वस्तुओं से मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह, चाय कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी वगैरह होता है। इसके मामले में यदि एक वस्तु यानी चाय की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु कॉफ़ी जो है इसकी मांग बढ़ती है, क्योंकि लोग महंगी वस्तु को छोड़कर सस्ती वस्तु की ओर जाते हैं, है ना। तो ये घटती जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, तो केवल इसमें 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। कालानुक्रम में मतलब कब कब किन चीज़ों की जो है सो मतलब ये की गई है, इन समितियों का जो है स्थापना किया गया है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए पूछा जा रहा है। चलिए तो 64 नंबर जो है सबसे पहले दिया गया आपको सुरेश तेंदुलकर समिति, है ना। तो सुरेश, सबसे पहले जान लेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है वो 2005 में हुआ था। आगे क्या है, वाईके अलग समिति, तो वाईके अलग समिति का गठन 1977 में हुआ था। सी रंगराजन समिति, इसका सी रंगराजन समिति का गठन जो है वो 2012 में हुआ था।
लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति 1989, 1989, ठीक है 1989। अब आप सजा लेंगे, पहले सबसे पहले क्या होगा, तो लकड़ावाला समिति यानी कि 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं इससे पहले तो ये होगा ना वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति जो है ये 1977, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 2 4 1 3 है ना, 64 नंबर 2 4 1 3। चलिए ठीक है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानिए सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ था और रिपोर्ट इसकी जो आई थी वो वर्ष 2009 में आई थी, ठीक है। इसने जो है वो गरीबी मापने के पारंपरिक जो कैलोरी मॉडल थे उसको बदल दिया था और शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को भी इसमें शामिल कर दिया था। वाई के अलग समिति जो कि 1977 में सबसे पहले गठित की गई थी, तो इसकी रिपोर्ट जो है ये 2 साल बाद आई थी, यानी 1979 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं कैलोरी के आधार पर पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तीसरा है सी रंगराजन समिति 2012। तो सी रंगराजन समिति 2012 में गठित किया गया था और 2 साल बाद यानी 2014 में जब मोदी जी आते हैं उस समय जो है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इस समिति ने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों की समीक्षा की, है ना, क्योंकि तेंदुलकर समिति देख रहे हैं 2005 में बनी थी, समीक्षा की गई और गरीबी रेखा के लिए नए उपभोग व्यय मानदंड जो है वो निर्धारित किए गए, है ना। लकड़ावाला समिति 1989 की अगर बात कर ली जाए तो इसकी रिपोर्ट जो है वो 2 साल नहीं बल्कि 4 साल बाद आई थी, 1993 में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी और इसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एएल इसके आधार पर गरीबी मापने का सुझाव दिया था। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। संगठन और मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पूछा जा रहा है AIIB यानी एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की बात कर ली जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में है, यानी कि 1 का 2 और 2 का 4, 2 4। एशियाई विकास बैंक ADB काफ़ी आसान सा है, ये मनीला में है 1 और आसियान का जकार्ता में। 2 4 1 3 देख लीजिएगा, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। आपूर्ति वक्र के ऊपर की ओर झुके होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपूर्ति वक्र जब भी ऊपर की ओर झुका हुआ हो तो समझ जाइए बढ़ती सीमांत लागत के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है ना। ये जो है बढ़ती सीमांत लागत के बारे में बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो इस बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है, ये गलत है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श बाजार होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आदर्श बाजार होता है एक। और पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक संख्या में फर्म होती है और वे समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, इस कारण कोई भी अकेली फर्म बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए कथन गलत है। अगला है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है, ये सही है। दूसरा है बाजार में प्रवेश और निकास की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? महारत्न का अगर दर्जा, जैसे आप नवरत्न सुनते होंगे, है ना, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, तो इसमें से एक महारत्न है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला जो दिया गया है यही सही है, पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तब आप जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी होना चाहिए, कंपनी को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना, ये ठीक है, सेबी की बात की जा रही है, ठीक है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो है सूचीबद्ध होना चाहिए और सेबी के नियमों के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक जो शेयर धारिता है वो बनाए रखनी चाहिए। टर्नओवर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो दिया गया है 3 वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए।
और 5,000 इसमें लाभ होना चाहिए। ठीक है। नेटवर्थ की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और वैश्विक उपस्थिति की अगर बात करेंगे तो कंपनी की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति या वैश्विक परिचालन होना चाहिए। ठीक है। चलिए, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापना की गई थी। पाल वंश के ये द्वितीय शासक थे और 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है धर्मपाल, ये धर्मपाल जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। गोपाल के बारे में पता ही होगा, पाल वंश के ये संस्थापक थे और इनके द्वारा जो है ओदंतपुरी मठ की स्थापना की गई थी। ठीक है। देवपाल जो आपको दिख रहे हैं ये धर्मपाल के पुत्र और मतलब धर्मपाल के उत्तराधिकारी थे। इनके समय में पाल साम्राज्य अपनी शक्ति का जो है वो पीक पॉइंट पे था। रामपाल जो है इन्हें पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। बिहार के किस जिले में पुरापाषाण काल के साक्ष्य के रूप में पैसरा नामक स्थल प्राप्त हुए हैं? तो ये पैसरा मुंगेर में प्राप्त हुआ है। ठीक है। मुंगेर के धरहरा उपखंड में, धरहरा एक जगह है, कभी डिटेल में पूछ दे तो याद रखिएगा, धरहरा उपखंड में ये पाया गया है। और यहाँ से जो है आरंभिक पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से, है ना। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? पाल काल के दौरान बिहार में कला और शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो नालंदा और विक्रमशिला, अभी इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये पाल काल जो है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान की बात की जाती है ना। पाल शासकों को जो है संरक्षण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उस समय शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। ठीक है। बिहार के भौगोलिक विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौतिक विभागों, ठीक है, भौतिक विभागों के संदर्भ में तो पहला दिया गया है उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी है। ठीक है। ये अगर बिहार का आप मैप देखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, शिवालिक जो है इस साइड है। तो आप अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, उत्तर पश्चिमी भाग, तो शिवालिक श्रेणी यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। ये दक्षिण का पठारी भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है, गलत है। दक्षिण तो है ही, इसी साइड तो है झारखंड, है ना। इस साइड है वेस्ट बंगाल, इस साइड है नेपाल और इस साइड है रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो है नहीं दिया गया है, तो गलत है। गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, उल्टा दिया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तरी मैदान में बाढ़ की समस्या नहीं होती है, गलत है। उत्तर बिहार तो बाढ़ से अपना, ये गंगा जी बीचों बीच से गुजरती है, उत्तर बिहार तो बाढ़ की समस्या से हर साल जूझता है। तो पहला वाला जो कथन है वो सही है। चलिए, सुमेलित करने दिया गया है न्यूनतम आंकड़ा और जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या के बारे में आपसे अगर पूछा जाएगा तो न्यूनतम, हमने आपको कई बार बताया है, बिहार वाले सेक्शन में हम लोग जो कवर कर रहे हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, तो ए का हो जाएगा 2, है ना। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है 876, है ना, ये भी कई बार बताया गया। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, सर्वोत्तम रोहतास का है। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर। सर्वाधिक पूछा जाएगा जनघनत्व, तो सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा जनघनत्व तो किसका हो जाएगा? पटना? जी नहीं, शिवहर। शिवहर का कितना है? 1880 है, कहीं कहीं 1888 लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो इस तरह से अगर इसके सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो आप मिला लीजिएगा 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है। बिहार की औद्योगिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। बिहार में मुख्य रूप से कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग हैं, जैसे चीनी और चावल मिल, सही है। भागलपुर और गया मुख्य रूप से हस्तशिल्प के केंद्र हैं, बिल्कुल नहीं। भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, ठीक है, आपको पता ही होगा। पटना में कीटनाशक बनाने का कारखाना स्थित है, ये सही है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। भागलपुर और गया में जो दिया गया है यहाँ पर आपको हस्तशिल्प उद्योग है मुख्य रूप से, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है।
ठीक है। ये यहाँ पर भागलपुर में हमने अभी आपको बताया कि सूती वस्त्र और रेशम का उत्पादन यहाँ पर भागलपुर में होता है, और भागलपुर को भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। और गया का जो मानपुर क्षेत्र है वो सूती वस्त्र और पावर लूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हस्तशिल्प यहाँ पर गलत दिया गया था। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधानसभा सीटें 243 सही है, लोकसभा 40 सही है, राज्यसभा 16, विधान परिषद 78 नहीं है, 75 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 75 है। बिहार की टिकुली कला का मुख्य आधार क्या है? टिकुली कला के बारे में पूछा जा रहा है। तो लकड़ी के तख्तों पर सोने की पत्तियों से बिंदी बनाना, ये टिकुली कला का मुख्य आधार है। और इसकी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में पूछा जाए तो यह कला जो है वो लगभग 800 वर्ष पुरानी है, और इसका उद्भव जो है वो बिहार के पटना या प्राचीनतम जो प्राचीन पाटलिपुत्र था उसमें हुआ था। ठीक है, इसमें जो है वर्तमान समय में लकड़ी के तख्तों पर बनाया जाता है इसको, और बोर्ड पर इनेमल पेंट की कई परतें चढ़ाई जाती है, और फिर उस पर सोने के वर्क या चमकदार रंगों के पारंपरिक आकृतियों जैसे कृष्ण लीला या रामायण के दृश्य उकेरे जाते हैं। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इनका एक फणीश्वर नाथ रेणु का एक मैलांचल एक आंचलिक उपन्यास है, जरूर पढ़िएगा कभी मौका मिले तो, है ना। मैलांचल जरूर पढ़िएगा, यूपीएससी के सिलेबस में भी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो बिहार के किस जिले में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है? तो बिहार के अररिया जिले में हुआ था। और ये जो मैलांचल है ये आंचलिक उपन्यास पूर्णिया के आसपास के जगह, पूर्णिया पे ही मतलब लिखा गया, और बगल में ही अररिया, तो अररिया जिले में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। 4 मार्च को हुआ था। ठीक है, जान लीजिए 4 मार्च। और कब? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1921 में, उसी वर्ष हुआ था। ठीक है, हालांकि बिहार विद्यापीठ से इनका कोई लेना देना नहीं है, बस एग्जाम मतलब ये डेट बताने के लिए मैं बस रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, अगला है बिहार में गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर गुजरती है? तो कुल बिहार में 9 प्रमंडल हैं, और गंगा नदी जो है 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है। ठीक है, बिहार में जो है गंगा नदी 7 प्रमंडल से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? सारण है, नाम नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, सारण है। ठीक है, इसके अलावा तिरहुत है, पटना, दरभंगा, है ना। इसके अलावा मुंगेर, भागलपुर, इसके अलावा एक और बच रहा है, कौन सा? पूर्णिया। ठीक है, 7 प्रमंडल से होकर गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। हालांकि जो बिहार स्पेशल का हम लोग शो कर रहे हैं 10 मिनट शो, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। रात के 9 बजे वीडियो डाल दिया जाता है चैनल पे, आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। 10 मिनट का है, फास्ट करके देखेंगे तो 4-5 मिनट में आप उसे कंप्लीट कर जाएंगे। चलिए, ऐतिहासिक स्थल और स्थान, कहाँ पर कौन सा स्थान है? तो महाबोधि मंदिर आपको पता ही है, बोध गया में है। अशोक स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है, वैशाली में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में है ना। और विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। तो 2143 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाने वाली बाल सुंदरी मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें जो है चूने की प्रधानता होती है, और यह गहरे भूरे रंग की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। चूने की अधिकता जो है इसमें होती है, और इस मिट्टी में चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इसे क्षारीय बनाती है। ठीक है, क्षारीय बनाती है। और मुख्य फसलें इसमें जो उगती है, चूंकि ये मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है ना, क्षारीय होने की वजह से। और मुख्य रूप से इसमें गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, ये सारी चीज़ें इसमें उगती है। और विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, है ना, दरभंगा के क्षेत्रों में इसमें जो है लीची और आम के बागान भी खूब मिलते हैं। तो बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए वापस से असर्शन रीजनिंग पे आ जाइए। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ ने पहली बार अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो हिंद महासागर में भारत की समुद्री क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों में पेश करता है। ठीक है, समुद्री क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों में पेश करता है, ये कथन है। इसका कारण क्या दिया गया है? तो यह एक स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हथियार है, जो लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ हाइपरसोनिक गति मैक में नापी जाती है इन सब की गति। तो मैक 5 से 10 पर चलने में सक्षम है, जिससे दुश्मनों के हमले इस पर लगभग असंभव हैं।
तो यहाँ पर ए और आर दिए गए हैं असर्शन और रीज़न। तो यहाँ पर ए तो सही है ही और आर इसका सही स्पष्टीकरण करता है। ये अपने आप में एक नोट सही से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। फरवरी में नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा की जो क्षमता है इसके मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है ये पूछा जा रहा है ना। तो शीर्ष पर ना ही आंध्र प्रदेश है, ना ही गुजरात है, ना ही तेलंगाना है। ठीक है, ये जो 2026 की रिपोर्ट जिसकी बात की जा रही है इसके अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में जो है वो राजस्थान शीर्ष पर है। ठीक है, राजस्थान 1 नंबर पे है। तो इसमें इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और राजस्थान में जो है वो 15 GW यानी गीगावाट से अधिक जो है स्थापित और सौर क्षमता के साथ जो है ये प्रथम स्थान पे है। वहीं जो है गुजरात की बात कर ली जाए तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और राजस्थान की विशाल बंजर भूमि और उच्च सौर विकिरण इसे जो है आदर्श बनाती है नंबर 1 रहने के लिए, है ना। चलिए अगला है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। तो ये कांडला में किया गया है ना। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट गुजरात के कांडला में है। ठीक है, कहाँ पर तो ये गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों के अनुसार जेंडर बजट आवंटन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो 11.5% वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है ना। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जेंडर बजट का आवंटन जो है वो 5.01 लाख करोड़, लाख के बाद करोड़ भी लगाना है। ठीक है, 5.01 लाख करोड़ रुपए किया गया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.55% अधिक है। यह पहली बार हुआ है जब जेंडर बजट जो है वो 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना, है ना। और बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है। ठीक है, उच्च शिक्षा में श्रम बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष फंड भी जो है वो आवंटित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत मानव विजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मानव विजन का संबंध जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए मानव केंद्रित और नैतिक ढांचा, केवल एक इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी है। तो ये 26। ठीक है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से ज़्यादा कीमत की 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। मनरेगा की जगह लाई गई VBG ग्राम जी योजना को बजट 2026-27 में कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो ये दिया गया है 95,652 करोड़। ठीक है, 95,692.31 करोड़ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो बजट है 2026-27 इसमें जो है इस योजना को विकसित करने के लिए भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी के लिए जो दिया गया है वो 95,692.31 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और यह योजना जो है वो मनरेगा की जगह पे लाई गई है। और पिछले साल की अगर बात कर ली जाए तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए बजट में दिया गया था। और इस योजना के तहत 125 दिनों में मतलब वर्ष में 125 दिनों के काम देने का वादा किया जाता है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। यह जो है 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के
नाथनपुर गांव से लॉन्च किया गया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ऐसी कोई बात नहीं। इसका यह जो कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह सबसे पहले जान लीजिए कि दूसरा चरण है, यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, है ना, दूसरा चरण है। और इसका उद्देश्य जो है वो सीमावर्ती गांवों का पूर्ण और सतत विकास सुनिश्चित करना है। पूर्वोत्तर का केवल नहीं है, सीमावर्ती जो भी राज्य है उसका। ठीक है, चलिए। और यह केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है बल्कि आजीविका, बुनियादी ढांचा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी यह केंद्रित है। तो केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर डैश तक अद्यतन की गई, जो 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर के पहले के आंकड़े से अधिक है। तो ये आंकड़ा अपडेट हुआ था 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, जो 7516 जो आप याद रखते थे उसके जगह पे ये नया आंकड़ा आया है 11,098.81। ठीक है, इतना किलोमीटर है, जो कि 1970 के दशक के जो 7516.60 किलोमीटर के पुराने आंकड़े से आधुनिक मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया गया है। ठीक है, चलिए, मिलान करना है आपको उत्सव और राज्य। तो बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, लेवेंडर मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में, त्रिशूरपुरम उत्सव ये जो है केरल में मनाया जाता है, और रम्मान उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को प्रदान किया गया है ना। शेल्के जो है सीता अशोक शेल्के ने केरल के वायनाड में वर्ष 2024 की जो बाढ़ आई थी और भूस्खलन के दौरान व्यापक स्तर पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय ऑपरेशन के संचालन हेतु 2300 से अधिक कर्मियों को इन्होंने प्रशिक्षित भी किया है। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में अगर बात कर ली जाए तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रदान किया गया है। यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में पूछा गया था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और ये आंकड़ा जो है दिसंबर 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया में 4th जो है पोजीशन भारत ने हासिल कर लिया है, जो अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद है। ठीक है, पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पे जर्मनी है। इसके बाद चौथे स्थान पे अपना भारत है। ठीक है, जनवरी 2026 में आधार शुभंकर उदय का अनावरण किसने किया है? जनवरी 2026 में आधार शुभंकर उदय जो है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा के द्वारा किया गया है। ठीक है, आधार मतलब ये UIDAI की बात की जा रही है, जो आधार का वेबसाइट है ना। UIDAI के चेयरमैन है ये नीलकंठ मिश्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। नीलकंठ मिश्रा ने तिरुवनंतपुरम में आधार मस्कट उदय का अनावरण किया है, जिसका मकसद जो है वो नागरिक अनुकूल पहचान के जरिए आधार सेवाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, जागरूकता फैलाना। सितंबर 2025 में द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ गोवा में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो गोवा में जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। सितंबर 2025 में आयुष मंत्रालय ने गोवा में द्रव्य पोर्टल यानी बहुमुखी मानदंड के लिए डिजिटाइज पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग, ये द्रव्य पोर्टल के बारे में है। द्रव्य पोर्टल जो है शुरू किया गया है, जो आयुर्वेदिक अवयवों और योग के सबसे व्यापक डिजिटल भंडार के निर्माण को चिन्हित करता है। ठीक है, आयुष मंत्रालय। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक आर्थिक रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है और सही कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सही कथन यहाँ पर हमें चुनना है। पहला कथन दिया गया है वैश्विक आर्थिक विकास दर 2026 में 3.3% रहने का अनुमान है। ये वैश्विक आर्थिक विकास दर है, जो अप्रैल 2025 में टैरिफ संबंधी गिरावट से उबर रही है। तो पहला वाला कथन तो सही है। सेवाओं और वेतन संबंधी दबावों के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2026 में 2.2% के उच्च स्तर पर रहने का अनुमान है। तो दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो दोनों पॉइंट जो है ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में पूछा गया है। 2025-26 अगर आप देखेंगे तो बढ़ती आर्थिक कूटनीति के बीच जो है वो वैश्विक विकास, मुद्रास्फीति के रुझान और निवेश प्रवाह का आकलन जो है इसमें किया गया है, ठीक है। मुद्रास्फीति में कमी से इसका तात्पर्य मुद्रास्फीति में धीमी गति से गिरावट से है, जो वैश्विक स्तर पर अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई है, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति के रूप में संभाला है? तो 15वें नंबर के हैं, ठीक है। 12 सितंबर 2025 को इनके द्वारा कार्यभार संभाला गया है और इन्होंने जो है चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था, ये पूछा गया था, ठीक है। मतलब जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उस समय ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो ये पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें हराया। तो जी ये जो हैं सीपी राधाकृष्णन किन्हें हराए हैं ये ध्यान रख लीजिए, बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराकर जीत दर्ज की है और ये जो है जगदीप धनखड़ जी के जगह पे आए हैं, ठीक है। चुनाव में ये सीपी राधाकृष्णन जी को कुल 452 वोट मिले थे, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले थे, ठीक है। दिसंबर 2025 में प्रलय मिसाइलों का टेस्ट किस जगह से किया गया? तो ये टेस्ट जो है वो चांदीपुर से किया गया है, ठीक है। चांदीपुर से किया गया है। चांदीपुर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। चांदीपुर जो है उड़ीसा में है, ठीक। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने अपने नाम कर लिया है? तो भारत ने अपने नाम कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी इसमें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी इनको चुना गया है, ठीक है। बिहार के ही हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो विजेता जो है वो भारत रहा है। T20 का भी विजेता जो है वो भारत ही है। और वनडे की बात कर ली जाए, महिला की, वनडे जो महिला विश्व कप हुआ है उसमें भी भारत ही विजेता है, ठीक है। ओल चिकी लिपि के संदर्भ, वाह, ओल चिकी लिपि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको चुनना है। तो ओल चिकी लिपि जो है, आइए देखते हैं क्या है इसमें, क्या दिया गया है। यह संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। 16 फरवरी 2026 को इसके शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 16 फरवरी 2026 को इसके शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जो है वो जारी कर दिया गया है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो बिहार का 6ठा ऐसा रामसर स्थल है। तो बिहार में कुल रामसर स्थल 6 हैं, ये आपको पता चल गया। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये 94th यानी 94वां नंबर का है। और भारत अब जो है एशिया में पहले और विश्व स्तर पर 3रे स्थान पर है। किसमें? तो रामसर साइट्स के मामले में, ठीक है। पहले स्थान पर पूरे विश्व में कौन है? तो यूके है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है पूरे विश्व में? यूके। यहाँ पर कितने रामसर स्थल हैं? तो 176 है। दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको है ना। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। इसमें कहीं भी चीन अमेरिका का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको में 144 है, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुल 100 क्वेश्चन एडुटेरिया के FLT टेस्ट 13 के, मतलब GS वाले सेट के। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चूँकि देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा समय लगता है ना। अगर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता के निकल जाएंगे तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल तक पहली बार किसी तरह से पहुँचे हैं तो, ताकि आप जब सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे तो इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बाकी पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, एकदम काम शांत दिमाग से पढ़िए, है ना। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। एक दिन एक घंटा आपके लिए अभी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं इन्हीं सारी वीडियो की अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।